व्यवस्था का गठन। संघीय व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। कई बार कई स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में मिलकर सामान्य संप्रभुता को स्वीकार करके एक संघ राज्य का गठन करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इस तरह से गठित संघीय राज्य के उदाहरण हैं। आमतौर पर से गठित व्यवस्था से राजनीतिक स्वच्छंदता या पहचान की भावना प्रबल होती है, अतः संघ में शामिल होने वाले राज्यों के अधिकार समान होते हैं। वे केंद्र की सरकार की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इस तरह से गठित संघीय व्यवस्था में आमतौर पर अवशिष्ट अधिकार राज्य के हिस्से में होते हैं। इसके विपरीत जब किसी बड़े देश को अनेक राजनीतिक इकाइयों में बांटकर वहां स्थानीय या प्रांतीय सरकार और केंद्र में अन्य सरकार की व्यवस्था की जाती है, तब वह संघीय सरकार की स्थापना होती है। राज्य एवं राष्ट्रीय सरकारों की सत्ता का बंटवारा किया जाता है। भारत, बेल्जियम और स्पेन में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की इसी तरह से की जाती है। इस तरह संघीय व्यवस्था में राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस अवशिष्ट अधिकार केंद्र सरकार को दिया जाता है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था को दोहरे उद्देश्य को लेकर चलती है और क्षेत्रीय एवं अन्य विविधताओं का आदर करना और देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना। इसलिए संघवाद में निश्चित और कठोर नियम नहीं होते हैं। शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न रूप ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए संघ व शासन व्यवस्था की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन जब दूसरे देशों में इसे अपनाया गया तो इसका स्वरूप विभिन्न हो गया। जैसे कि जर्मनी, भारत और ऑस्ट्रेलिया की संघीय व्यवस्था अमेरिका से भिन्न है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन हर संघीय सरकार में वहाँ के ऐतिहासिक अनुभव, सामाजिक एवं राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से होता है। यह ऐसे बात पर भी निर्भर करता है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। इस प्रकार शासन व्यवस्था दोहरे उद्देश्य को लेकर चलती है: क्षेत्रीय एवं अन्य विविधताओं का आदर करना तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की रक्षा करना एवं उसे बढ़ावा देना। आइए अब हम देखें कि किस तरह संघीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के मूल्य को संवर्धन में सहायक होता है। सर्वप्रथम हम अपने देश भारत के परिदृश्य में ही परखने की कोशिश करेंगे। भारत में भौगोलिक दृष्टिकोण से काफ़ी विशाल एवं जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के दृष्टिकोण से विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहाँ 20 प्रमुख एवं सैकड़ों अन्य प्रमुख भाषाएं हैं बोली जाती है। ऐसे देश में अगर हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनानी थी तो इन विविधताओं को पहचान कर मान्यता देने की आवश्यकता था। विभिन्न क्षेत्रों और भाषी लोगों की सत्ता में सहभागिता की व्यवस्था करनी थी, ताकि लोगों को स्वव्यवस्था का अवसर मिले। इसके लिए शासन की शक्तियों को स्थानीय और केंद्रीय सरकारों के बीच बांटने की आवश्यकता थी। यह संघीय शासन व्यवस्था में ही संभव था। भारत बहुत लंबे समय तक विदेशी शासन के अधीन रहा, अतः सामाजिक, आर्थिक और एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत सक्षम नहीं था। अगर भारत के छोटे कई राज्य में एकात्मक सरकार की स्थापना की जाती तो संभवतः वे साम्राज्यवादी शक्तियों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत में मौजूद उस समय 563
देसी रियासतों को यह अधिकार दिया था कि वे भारत या पाकिस्तान में किसी एक में शामिल हो सकते हैं या फिर स्वतंत्र रहें। ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में देसी रियासतें भारत में तभी शामिल हो सकती थीं जब देश में संघीय शासन स्थापित हो। भारत में संघवाद का विकास। स्वाधीनता के आंदोलनों के दौरान राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस पार्टी शुरू से ही संघीय व्यवस्था की समर्थक रही है। इनका अपना संगठनात्मक ढांचा भी इसी आधार पर किया गया है। 1946 में गठित संविधान सभा का आधार भी संघवाद था, क्योंकि इसमें प्रांतों के प्रतिनिधि वहां की विधानसभाओं द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुने गए थे और देसी रियासतों के अधिकतर प्रतिनिधि को उनके शासकों ने नामजद किया था। इसी तरह से विविधता को मान्यता देने के साथ राष्ट्रीय एकता के मूल्यों के संवर्धन के लिए संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई।